संभल का एक ऐसा मारूफ शायर जो रंगकर्मी भी है और यूनियन नेता भी है। शाहजहांपुर में रहने के बावजूद उन्होंने संभल को एक अलग पहचान दिलवाई है। उन्होंने संभल से मोहब्बत कुछ इस तरह से जाहिर की कि उन्होंने अपना तखल्लुस रखा है अक्स संभली। शाहजहांपुर में उन्होंने अपनी पहचान एक शायर के रूप में, एक अदाकार के रूप में और एक फनकार के रूप में बनाई है। और उनका ये सिलसिला सिर्फ शाहजहांपुर तक सीमित नहीं है। वो मुशायरों के जरिए, वो टीवी प्रोग्राम्स के जरिए और स्टेज प्रोग्राम्स के जरिए वो संभल का नाम पूरे हिंदुस्तान में भी रोशन करते रहे हैं। उनका ताल्लुक सिर्फ संभल से ही नहीं, उनका शिजरा बधाइयों से भी जुड़ता है और उनकी ये मोहब्बत बधाइयों के लिए भी बेपनाह और बेशुमार है। हमारी जिंदगी में सबसे अहम रोल बेशक वालिद का होता है। अगर वालिद के बाद हम किसी को इस नजर से देख सकते हैं तो वो होते हैं बड़े भाई। मेरे पॉडकास्ट में जो आज के मेहमान हैं वो हैं मेरे बड़े भाई जनाब शारिक सैयद साहब। इनकी जन्मभूमि संभल है और कर्मभूमि शाहजहांपुर है। ये स्कूली दिनों से ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बहुत एक्टिव रहे हैं। उसके बाद इन्होंने शायरी में कदम रखा तो वहाँ एक अलग महारत हासिल की। साथ ही साथ इन्होंने थिएटर किया, वहाँ पर अपनी कलाकारी की जो छाप छोड़ी है वो आज भी शाहजहांपुर के पन्नों में दर्ज है। अगर मैं बात करूं तो इन्होंने जब ऑर्डिनेंस क्लॉथिंग फैक्ट्री में एक परेशानी आई, उसको भी हम जानेंगे इनसे ही, तो इन्होंने राजनीति में कदम रखा। वो मजबूरी थी या शौक था, इसके बारे में भी आज हम आपसे रूबरू कराएंगे। और मैं अब बिल्कुल बिना किसी रुकावट के खैर मकदम करता हूं आज के इस पॉडकास्ट में जनाब शारिक साहब का। वेलकम। बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे तारुफ के तौर पे आपने बहुत कुछ कह दिया, हालांकि मैं इस लायक नहीं हूँ। हाँ, जहाँ तक बात चली है कि मैं अपने बारे में कुछ बताऊँ, तो ये बेशक ये बात बिल्कुल सच है कि अपने स्कूल के दिनों से ही मेरा जो शौक़ है वो कल्चरल प्रोग्राम की तरफ बहुत ज़्यादा रहा। और मुझे जहाँ तक याद है 5th क्लास से मैं स्टेज पर परफॉर्म करने लगा था। 5th क्लास के बाद आगे जैसे जैसे मेरे क्लास बढ़ते चले गए वैसे वैसे मेरा रुझान थिएटर की तरफ, या उस वक्त थिएटर की समझ तो नहीं थी, उस वक्त जो स्कूली लेवल पर जो प्रोग्राम होते हैं उसमें मेरा ये शौक़ था कि मैं बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लूँ। और उस वजह से लोग मुझे अप्रिशिएट करते गए और मेरा रुझान उस तरफ उतना ही ज़्यादा बढ़ता चला गया। 8th क्लास में कुछ और अच्छा काम स्टेज पर किया और उसके बाद संभल में मेरी जो एजुकेशन है वो हाई स्कूल तक बाकायदा हुई, जिसमें मैं स्कूल का अपने नाम भी बड़े फ़ख्र के साथ लेना चाहूँगा, ज़ियाउल उलूम हायर सेकेंडरी स्कूल, जहाँ मैंने हाई स्कूल किया जहाँ से। और उसके अलावा जो उससे पहले के अगर स्कूल के लिए मैं अपना एक नाम लेना चाहूँ तो आदर्श बाल विद्या मंदिर स्कूल से भी मेरा जुड़ाव रहा, जिसमें मैंने सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। हाई स्कूल करने के बाद फिर मेरी तालीम जो है वो हिंद इंटर कॉलेज से होती हुई और मुरादाबाद में हिंदू कॉलेज तक पहुंची। इस दौरान मैं बराबर थिएटर करता रहा। और साथ साथ मेरे अगर शायरी के शौक़ की बात की जाए तो ये भी मेरे लिए बताना मुश्किल होगा कि ये शौक़ मुझे कब से लगा। ये शौक़ भी तुकबंदी करना या अपने ख़यालात को कागज़ पर उतारना, ये शौक़ भी मेरा बहुत बचपन से रहा। और मैं कहीं छुप दब कर कुछ ना कुछ लिखता रहता था। वो हालांकि उस वक्त इतनी समझ नहीं थी कि उसकी इस्लाह भी होती है या उसको हमें किस तरह से बहर में लाना है, ये सब बातें समझ में नहीं थी। बहरहाल वो मैं लिखता था और कहीं कहीं मौका होता था तो उसको सुना भी दिया जाता था। लेकिन जिस तरह के हम लिखने वाले थे उसी तरह के हमारे सुनने वाले भी थे। जवानी के दिनों में कदम रखने के बाद फिर रोज़गार का मसला सामने आया। जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था उसी दौरान मैंने अपना कुछ ना कुछ कमाने के लिए कुछ ना कुछ रोज़गार करना ये भी उस वक्त शुरू कर दिया था। और फिर घर में मैं चूँकि सबसे बड़ा था तो इसकी भी एक दबाव मेरे ऊपर रहा कि मैं अपने किसी भी शौक़ को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा हाथ पैर नहीं मार सका, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि जो हमारे घरेलू हालात हैं उस वक्त बहुत ज़्यादा अच्छे ऐसे हालात नहीं थे कि जिसमें हम कोई बहुत अच्छा एक्टिंग का कोई कोर्स कर सकें या और इस तरह के अपने शौक़ के मैदान में कहीं बहुत बढ़ चढ़ कर के हिस्सा ले सकें। ऐसे हालात घर के नहीं थे। बड़े होने का एक दबाव, तो मैंने उसको अपने एक शौक़ को काफ़ी हद तक दबा करके रखा। और उस दबाने में ये हुआ कि मैंने सिर्फ किसी तरह से कोशिश की कि मेरी जितनी एजुकेशन हो सकती है उस एजुकेशन को मैं किसी तरह से हासिल कर लूँ। और इसी जद्दोजहद के दरमियान मैंने बामुश्किल तमाम BCom तक अपनी पढ़ाई की। मेरा जो रुझान है वो इस बात पर रहा कि मेरा कोई परमानेंट रोज़गार हो। और जैसा कि आप जानते हैं कि सरायतरीन या संभल में हमारे यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट का काम है, बिजनेस है, तो लोग इससे कहीं ना कहीं जाने अनजाने में जुड़ जाते हैं।
वालिद मोहतरम का हैंडीक्राफ्ट का पहले से ही काम था। जी। मेरे जो दोस्त अहबाब थे उनका भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको जो हैंडीक्राफ्ट से जुड़े हुए थे, तो मैंने भी हैंडीक्राफ्ट की तरफ रुझान किया, जबकि मुझे कोई ऐसा शौक़ नहीं था, लेकिन मैंने उसमें ध्यान दिया और उसका भी मैंने काम किया। और इससे पहले कि उसमें जितना भी हुआ उसमें स्ट्रगल के ही टाइम रहा, हैंडीक्राफ्ट के दिनों में भी स्ट्रगल ही करते रहे, और इससे पहले कि उसका कोई रिज़ल्ट आता मैं जो था मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल गई, जिसकी मैंने ट्रेनिंग पहले की थी 96-98 के दौरान शाहजहांपुर में। ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री है, डिफेंस का वो हिस्सा है, डिफेंस डिपार्टमेंट का, तो वहाँ पर एक अप्रेंटिसशिप होती है जी। वो अप्रेंटिसशिप मैंने की थी जो 2-1.5 साल की होती है, तो वो 96 से 98 तक वो सिलसिला चला। और उसके बाद में जॉब मिलने में 3-4 साल का वक्त लगा, करीब 6 साल का वक्त लगा। उस दौरान मैंने ये बिजनेस और ये सब कुछ किया। फिर 2004 में वैकेंसी आई और मेरी जॉब वहाँ पर लग गई। तो जैसा कि आपने बताया कि आपका वो 5 से 6 साल का एक पीरियड रहा अप्रेंटिस से लेके गवर्नमेंट जॉब मिलने तक का, जी। तो वो कितना टफ था आपके लिए? हाँ, वो पीरियड काफ़ी मुश्किल हालात थे उन दिनों में, और घर में वालिद साहब जितना भी काम जो बिजनेस उनका था वो कोई ऐसा नहीं था जिससे कि वो जो सारे अखराजात जो हमारी पूरी फैमिली के हैं वो बाखूबी मतलब बहुत अच्छे लेवल पर जी। निभे। हालांकि उन्होंने मैं बताना चाहूँगा कि वालिद साहब ने हमारे बहुत मेहनत की है, बहुत ज़्यादा। और उन्होंने अपनी मेहनत के दम पर कहीं ज़्यादा जितनी उनकी हैसियत थी उससे कहीं ज़्यादा अच्छी अपने बच्चों की परवरिश की। बिल्कुल। और मैंने उनको खुद देखा है, उनके साथ में मैं चूँकि काम में भी बैठा हूँ, उनके साथ मैंने हाथ भी बटाया है कि कितनी मेहनत का वो काम था जो वो किया करते थे। और उस दौरान उन्होंने हमें अच्छा पहनना ओढ़ना, अच्छा खाना पीना, अच्छी एजुकेशन, इस तरफ उनका काफ़ी ध्यान रहा। तो बहरहाल वो जो भी मुश्किल वक्त था उसको हमने इस तरह से मैनेज किया कि मैंने ये कोशिश की कि मैं कुछ ना कुछ ऐसा कर सकूं, कम से कम मेरा अपना खर्च जो है वो निकल सकें, और अगर हाथ में बटा सकूं घर का तो और अच्छी बात होगी। तो उस दौरान मैंने मुख्तलिफ काम किए। मैंने थोड़ा सा मार्केटिंग भी की, मैंने कुछ प्रोडक्ट्स की, फिर मैंने कुछ हैंडीक्राफ्ट में भी कुछ किया। थोड़ा सा एक आध बार ऐसा भी हुआ कि मैंने किसी स्कूल में प्राइवेट टीचिंग भी की। शौक़ की जैसे कि मैंने बात की, तो ये मेरे शायरी का शौक़, जैसे कि मैंने बताया कि अगर देखा जाए कि ये तुकबंदी वाला और ये सब, तो ये तो बचपन से ही रहा, थिएटर बचपन से ही रहा। लेकिन बाकायदगी से अगर मैं जिक्र करना चाहूँ कि मैंने बाकायदगी से शायरी या थिएटर कब से किया, तो वो मैं 96 ही मानता हूँ। 96 से पहले का तो मैं कोई जिक्र ही नहीं करना चाहता। 96 में जब मैं शाहजहांपुर अप्रेंटिसशिप करने गया, तब मेरी वहाँ पर बहुत अच्छे लेवल्स का जहाँ थिएटर हो रहा था, उन लोगों से मेरी थिएटर आर्टिस्ट से मुलाकात हुई, जिसमें अगर मैं जिक्र करना चाहूँ तो मैं कृष्ण कुमार श्रीवास्तव जी, हमारे कृष्णा दादा, मैं उनका जिक्र करूँगा। फिर उसके बाद में उन्हीं के ज़रिए से थिएटर वाले और जो लोगों से मेरी मुलाकात हुई, शमीम आज़ाद भाई हैं मेरे, उनसे मुलाकात हुई। उसके अलावा हमारे इंजीनियर राजेश कुमार जी, जो उस वक्त अभिव्यक्ति नाट्य मंच जो था हमारा संस्था, उसमें वही थे उन दिनों में। तो वो जो बहुत अच्छे लेखक और बहुत अच्छे डायरेक्टर, तो मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला। महेंद्र जी का भी मैं जिक्र करना चाहूँगा, मुझे उनका भी कुर्बत हासिल हुई, उनके साथ भी मैंने काम किया। तो इस तरह से और उन दिनों की ये बात है जब राजपाल यादव भी हमारी अभिव्यक्ति नाट्य मंच से पहले, राजपाल जी भी वहीं से निकले थे, और उनसे उसी दौरान वहाँ पर मुलाकात भी हुई थी। तो पहला प्ले था उन दिनों हो रहा था जब मैंने थिएटर ज्वाइन किया था, भ्रष्टाचार का अचार। तो भ्रष्टाचार का अचार से मैंने अभिव्यक्ति नाट्य मंच में ज्वाइन किया। उसके बाद में कई सारे फिर मेरे प्ले में मैंने पार्टिसिपेट किया, यहूदी की लड़की और अंतिम युद्ध, और इस तरह के और कई सारे नाटकों में भाग लिया, जिसमें अलग अलग जगहों पर भी जाना आना हुआ। तो मुझे वहाँ पर जो अच्छा बाकायदा थिएटर होता है उसकी वहाँ पर जुड़ाव पैदा हुआ मुझे वहाँ पर, और मुझे समझ आई कि थिएटर इस तरह से होता है। इसके अलावा शायरी का एक शौक़ पहले से ही था जी। तो वो शायरी का शौक़ के लिए भी मुझे वहाँ बड़े अच्छे लोग मिले। मैं अगर जिक्र करना चाहूँ तो अयूब असर साहब हमारे यहाँ पर उस टाइम पे एक शायर हुआ करते थे, बहुत अच्छे नेक दिल इंसान थे। उनके अलावा वासिफ असदी साहब, जनाब वासिफ असदी साहब, आज भी माशाल्लाह वो हयात हैं, बहुत कमज़ोर हो गए हैं। उनके साथ भी मेरा कुर्बतें, मुझे उनकी शफ़क़तें हासिल हुई, और उन्होंने मुझे बाकायदा सिखाना भी शुरू किया था। बहर के बारे में सबसे पहले मुझे वासिफ असदी साहब ने बताना शुरू किया था। इसी दौरान मेरी मुलाकात जनाब साजिद खैराबादी साहब से हुई। हाँ, और जनाब साजिद खैराबादी साहब उन दिनों में हमारे यहाँ पर ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री में हर साल दशहरे के मौके पर
एक प्रदर्शनी आयोजित होती है जिसका बड़ा दूर दूर तक नाम है, एशिया में भी नाम बहुत उस मेले का, उस प्रदर्शनी का बड़ा नाम है। वहाँ पर एक ऑल इंडिया मुशायरा भी हुआ करता है। उस ऑल इंडिया मुशायरे को उस वक्त जो कन्वीनरशिप थी वो साजिद खैराबादी साहब के पास थी, और मैं बड़ा जब वो मुशायरा देखा करता था तो बड़ा मैं उससे मुतासिर हुआ करता था। जाहिर सी बात है कि शौक भी था, बहुत बड़े लेवल पे होता हाँ। लेकिन 96 में जब मैं ट्रेनिंग के दौरान गया था, उसी दौरान मेरा हमारे यहाँ पर एक हिंदी सेल में हमारे ज्ञानेंद्र मोहन ज्ञान जी हुआ करते थे, तो उनके ज़रिए से उस कमेटी की तरफ मेरा जुड़ाव हुआ जो हमारे यहाँ वो मुशायरा और कवि सम्मेलन कराती है, और उसमें मैं शुरू से अपनी अप्रेंटिसशिप से ही उसमें मैं एक्टिव रहा। उसके बाद साजिद खैराबादी साहब से कुर्बतें बढ़ी, और जब साजिद खैराबादी साहब को मैंने बड़े करीब से जब थोड़ा सा जाना, और उन्होंने थोड़ा सा मुझे ये जाना कि इस लड़के को जो है वो शायरी का शौक़ है, तो फिर हमारा रिश्ता जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उस्तादी और शागिर्दी की तरफ बढ़ता चला गया। और उन्होंने मुझे बाकायदा जैसे जैसे मेरे साथ शायरी में मैं जो कुछ लिखता था उसकी इस्लाह करना शुरू किया, और वो सिलसिला अभी तक जारी है। और हाँ बिल्कुल, मैं उनका बहुत यहाँ पर ख़ास तौर से मैं उनका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि आज जो कुछ भी थोड़ा बहुत मैंने सीखा है, उन्होंने बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन जो मैं सीख रहा हूँ या सीखा है मैंने, वो उन्हीं की बदौलत, हाँ उन्हीं की बदौलत। वो बहुत वो प्यार भी करते हैं, बहुत शफ़क़त रखते हैं बहुत ज़्यादा, और मैं उनके लिए यहाँ पर आपके इस चैनल में और आपके स्टूडियो में बैठकर उनके लिए दुआए खैर भी करता हूँ कि वो सलामत रहें, उनका साया बरकरार रहे। और अपने वालिद मोहतरम के लिए भी मैं आपके यहाँ स्टूडियो में बैठकर दुआ करना चाहूँगा कि उनका साया हम लोगों पर, सब बहन भाइयों पर बरकरार रहे, और उनकी वजह से और सब भाइयों की वजह से मुझे संभल आने का मौका मिल जाता है। मैं संभल आता हूँ, जैसे अब ये ईद का मौका है और मैं यहाँ संभल में आपके स्टूडियो में हूँ। उसकी वजह यही है कि वालिद साहब से मिलना, उनके साथ ईद के मौके पर रहना, और अपने भाइयों और अपने और बच्चे जो हैं यहाँ पर उन सबके साथ में ईद गुजारना। इसके लिए आपके शुक्रगुजार हैं कि आप अपना इतना बिजी शेड्यूल में से, जैसा कि आप सुन रहे हैं कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी इनके साथ जुड़ी हुई है, सरकारी नौकरी, उसके साथ साथ शायर, और उसके बाद वहाँ पर जो काबिल एहतराम लोग हैं उनसे मिलना जुलना, उनका अदब, साथ ही साथ उसके बाद अपना टाइम निकाल कर यहाँ संभल आना, ये काबिल तारीफ़ है। इसके लिए हम आपका जितना शुक्रिया अदा करें कम है। जैसा आपने बताया अभिव्यक्ति नाट्य मंच, तो मैं भी उसका हिस्सा रहा हूँ आप ही की वजह से। आपने मुझे इंट्रोड्यूस किया था, मैंने भी थिएटर किया है थोड़ा बहुत। तो शमीम आजाद साहब और कृष्णा दादा बहुत अच्छे लोग हैं। तो आपने एक जिक्र किया राजपाल यादव साहब जी, तो राजपाल यादव जी के साथ आपने कोई काम किया है?